Hey wonderful people, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss lecture 4, okay, for GKPSC 10 plus 2 botany lectures. So in the last 3 lectures we have discussed many topics. Now it is the last lecture on unit 1. ठीक है, यूनिट 1 के ऊपर ये लास्ट लेक्चर है. इसमें हम जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं आपके यूनिट 1 के वो हम सारे कवर करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम आज कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस और हम यहाँ पे कुकुम्बर मोजाइक वायरस को भी डील करेंगे. ठीक है, तो जितने भी यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक है आज इस वीडियो में हो जाएंगे कवर और इसके साथ ही आपका यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको पूरे बॉटनी के लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कंप्लीट यूनिट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ वायरल रेप्लिकेशन. वायरल रेप्लिकेट कैसे करता है वो सारा मैकेनिज्म हम देखेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाई वायरल रेप्लिकेशन. ठीक है, तो वायरल रेप्लिकेशन में क्या होगा, वायरस प्रोड्यूस करेगा और न्यू वायरल पार्टिकल्स. ठीक है, तो आपको पता है कि वायरस खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो होस्ट सेल के अंदर जाके उसकी मशीनरी यूज करके वायरस अपने न्यू पार्टिकल्स को जनरेट करेगा. दिस इज व्हाट इज वायरल रेप्लिकेशन. ओके, तो देखो जो वायरल रेप्लिकेशन है, देखो डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं तो रेप्लिकेशन भी थोड़ी थोड़ी जो है वो डिफर करेगी. इन्वेल्व वायरस होगा तो थोड़ी डिफरेंट तरह की रेप्लिकेशन होगी. ठीक है, या आप बोल सकते हो जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा, जिसमें सिर्फ कैप्सिड है उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस होगा वायरस टू वायरस, मगर हमने यहाँ पे एक जनरल मैकेनिज्म लिया है जो कि सब वायरसेस में ये देखा जाता है. ठीक है, आमतौर पे यही मैकेनिज्म वायरस की रेप्लिकेशन में देखा जाता है. तो चलिए पहले स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज अटैचमेंट. ठीक है, वायरल रेप्लिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज द अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो वायरस अटैच करता है टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल. ठीक है, डायग्राम दिखाती हूँ, अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, तो ये आपको होस्ट की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है. ठीक है, होस्ट की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर हैं. ठीक है, तो वायरस क्या करेगा, सबसे पहले होस्ट के जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो रिसेप्टर्स है वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा. ठीक है, तो ये पहला स्टेप है वायरल रेप्लिकेशन का. जो दूसरा स्टेप है हमारा दैट इज द पेनिट्रेशन. ठीक है, वायरल रेप्लिकेशन में जो सेकंड स्टेप हमारा देख रहा है दैट इज द पेनिट्रेशन या एंट्री ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल. ठीक है, वो किस तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड है अलग अलग वायरस के लिए. ठीक है, द वायरस एंटर्स द होस्ट सेल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉन एनवेल्प्ड वायरस की, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ एनवेल्प्ड वायरस होते हैं, कुछ नॉन एनवेल्प्ड वायरस होते हैं. जिनमें एनवेल्प नहीं है वो होस्ट सेल में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, तो वो करते हैं एंडोसाइटोसिस से. किससे करते हैं, एंडोसाइटोसिस से. तो एंडोसाइटोसिस आपको पता होगा. ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक सेलुलर प्रोसेस होता है जहाँ पे सेल जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेता है बाय एनगल्फिंग देम. ओके, तो इट इज द सेलुलर प्रोसेस फ्रॉम विच by which cell take the substances from external environment by engulfing them. Okay, this is endocytosis. Okay, तो ये हमें देखने को मिलता है नॉन एनवेल्प्ड वायरस में. अगर क्वेश्चन आएगा कि नॉन एनवेल्प्ड वायरस में पेनिट्रेशन किस प्रोसेस से होता है, किस मेथड से होता है, तो आपको याद रखना है दैट इज एंडोसाइटोसिस. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड स्टेप है हमारा पेनिट्रेशन का, पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल, वो है फ्यूजन. ठीक है, तो इस मेथड से भी क्या होता है, वायरस जो है वो सेल के अंदर चला जाता है होस्ट के. ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, जो एनवेल्प होता है ना वायरस का, ठीक है, एनवेल्प होता है वायरस का, वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट के साथ फ्यूज कर जाता है. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा. ठीक है, मानो ये सेल मेम्ब्रेन है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वायरस का एनवेल्प है, ठीक है, वायरस का एनवेल्प है वो यहाँ पे आके फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा
ठीक है। तो इस तरह से जो एनवेल्प है वायरस का वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और जो है हमारा कैप्सिड, ठीक है, वायरस का जो कैप्सिड है वो क्या कर जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सेल के अंदर आ जाएगा विद द न्यूक्लिक एसिड, ओके, विद द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या हुआ, पेनिट्रेशन क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। पहले जो एनवेल्प है वायरस का वो फ्यूज किया विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और फिर क्या हुआ, कैप्सिड अंदर गया विद द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये एक मेथड है पेनिट्रेशन का जो कि एनवेल्प्ड वायरस में देखा जाता है। अब नेक्स्ट जो मेथड है पेनिट्रेशन का, दैट इज द डायरेक्ट पेनिट्रेशन, जो कौन से वायरस में देखा जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, आपने इस तरह से स्ट्रक्चर उसका देखा था, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो डायरेक्टली क्या कर देता है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ना वायरस का, उसको किस में पेनिट्रेट कर देता है, सेल में पेनिट्रेट कर देता है, होस्ट सेल में पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेनिट्रेशन के मेथड आपने पढ़े, किस तरह से जो वायरस है वो पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल में। पहले हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा जो कि नॉन एनवेल्प वायरस में देखा गया, फिर फ्यूजन पढ़ा जिसमें क्या होता है, एनवेल्प वायरस एंट्री करते हैं होस्ट सेल में, ठीक है, एनवेल्प फ्यूज हो जाता है और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड अंदर चले जाते हैं। मगर डायरेक्ट पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज वगैरह में देखा जाता है, तो इसमें वो बैक्टीरियोफेज जो है वो डायरेक्ट जो है हमारा मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में डालता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा दैट इज द अनकोटिंग, ठीक है। वायरल एप्लीकेशन में जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अनकोटिंग, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने बात की कि कैप्सिड एनवेल्प्ड वायरस में हमने देखा कि जो कैप्सिड है वो सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कैप्सिड क्या होगा, फिर फाइनली रिमूव होगा, ठीक है, कैप्सिड रिमूव हो जाएगा अनकोटिंग में, और जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, वो होस्ट सेल में रिलीज हो जाएगा। मगर ये जो स्टेज है ना अनकोटिंग की, ये बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन में कहीं ना कहीं आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज बैक्टीरियोफेज में कैप्सिड तो अंदर जाता ही नहीं है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, वो डायरेक्टली अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अनकोटिंग का जो फिनोमेना है, या आप बोल सकते हो ये प्रोसेस है या स्टेप है, ये आपको बैक्टीरियोफेज में देखने को नहीं मिलेगा। मगर इन केस द वायरस कैप्सिड इज इनसाइड द सेल, तो फिर उसको रिमूव होना पड़ेगा और जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है उसको एक्सपोज होना पड़ेगा टू द होस्ट सेल, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटैचमेंट हुआ था, रिसेप्टर बाइंडिंग, फिर एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है वो क्या हो रहा है, कैप्सिड अंदर गया है तो इसकी अनकोटिंग होगी, कैप्सिड रिमूव हो जाएगा। जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिपेंडिंग अपॉन द वायरस की वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में जाके रेप्लिकेट करेगा या साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेगा, ये डिपेंड करेगा वायरस कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वायरल जीनोम, ठीक है। वायरल जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक्सपोज हो गया है होस्ट सेल में, उसके बाद क्या होगा, उसका रेप्लिकेशन होगा, वायरस अपनी न्यू कॉपीज बनाएगा और ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ठीक है। द वायरल जीनोम इज रेप्लिकेटेड यूजिंग द होस्ट और वायरल एंजाइम्स। द मेथड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द वायरल जीनोम। वायरस रेप्लिकेट कैसे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वायरस का जीनोम या जेनेटिक मटेरियल कैसा है। अगर डीएनए वायरस है, ठीक है, अगर डीएनए वायरस है तो वो रेप्लिकेट होगा न्यूक्लियस में। याद रखिएगा, जो अगर डीएनए वायरस है तो वो रेप्लिकेट होगा न्यूक्लियस में यूजिंग द होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को यूज करके जो डीएनए वायरस है वो रेप्लिकेट करेगा न्यूक्लियस में। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है डीएनए वायरस की, दैट इज हर्प्स वायरस। अगर हम बात करते हैं आरएनए वायरस की, तो ये कैसे रेप्लिकेट करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा साइटोप्लाज्म में। डीएनए वायरस रेप्लिकेट कर रहा है न्यूक्लियस में, और ये जो आरएनए वायरस वो कर रहा है साइटोप्लाज्म, ओके, यूजिंग द वायरल आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये वायरस का ही एंजाइम यूज करेगा, दैट इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओके। फिर हम बात करते हैं रेट्रोवायरसेस की, जैसे एचआईवी देखने को मिलता है, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो रेट्रोवायरस में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसमें जो वायरल आरएनए है पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है और फिर जाके वो सारी चीजें असेंबल करता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्राइब आरएनए इनटू डीएनए यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम,
ठीक है। तो ये सारे मेथड आ गए आपके रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के वायरल जीनोम के, और डिपेंडिंग अपॉन द कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वायरस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द वायरल प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो किस तरह से प्रोटीन बनेगी, वायरल जो mRNA है इज ट्रांसलेटेड इनटू वायरल प्रोटीन यूजिंग द होस्ट राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में। ठीक है, तो ये होस्ट के राइबोसोम्स है, तो यहाँ पे वायरल जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, ठीक है, होस्ट के राइबोसोम्स को यूज करके, आपको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो वायरल mRNA ट्रांसलेट होगा वायरल प्रोटीन में यूजिंग द होस्ट राइबोसोम। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि कैप्सिड बनेगा वायरस का, एनवेल्प्ड वायरस है तो एनवेल्प भी बनेगा, या नॉन, और जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जैसे इंजाइम्स वगैरह अगर किसी वायरस में पाए जा रहे हैं तो वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो कंप्लीट वायरस पार्टिकल बनाएगा। अगर जिस वायरस में सिर्फ कैप्सिड है तो वो सिर्फ कैप्सिड बनाएगा, और अगर एंजाइम है तो वो भी बना देगा। अगर इन्वेल्प्ड वायरस है तो इन्वेल्प भी बनेगा और कैप्सिड भी बनेगा, और फिर जाके इन सब की असेंबली हो जाएगी, सब जुड़ के एक इन्फेक्शन कॉजिंग वायरस बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप ही है असेंबली। ठीक है, जो भी बना है फिर क्या होता है, ये सारा जुड़ के नया वायरस पार्टिकल बन जाएगा। असेंबली या मैचुरेशन हम इसको बोल सकते हैं। न्यू वायरल जीनोम्स एंड प्रोटीन्स आर असेंबल्ड इनटू न्यू विरियॉन्स। अब जो वायरल जीनोम बना है, न्यू वायरल जो डीएनए या आरएनए बना है, और जो प्रोटीन उसके सिंथेसाइज हुए हैं वो असेंबल होंगे ताकि न्यू वायरस को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में हो सकती है असेंबली डिपेंडिंग अपॉन द वायरस अगेन। नाउ इट इज टाइम फॉर द रिलीज ऑफ द वायरस। ठीक है, वायरस पार्टिकल फुल तैयार होके असेंबली करके बिल्कुल, ठीक है, अपने प्रोटीन्स कैप्सिड वगैरह इन्वेल्प वगैरह जोड़ के सीधा सा वायरस पार्टिकल हमारा बन गया है। अब उसको बाहर भी तो लाना है ना, सेल के बाहर भी लाना है ताकि वो बाकी सेल को भी इन्फेक्ट कर सके, है ना। हम नहीं लाएंगे, वो वायरस खुद ही करता है। तो वायरस लीव द होस्ट सेल बाय लाइसिस। ठीक है, तो यहाँ तो वो सेल अगर सेल से निकल रहा है, या तो पूरा उस सेल को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, मार देगा, या तो वो कई बारी बडिंग करके भी निकल सकता है। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। लाइसिस में क्या होगा, ये किसमें देखा जाता है, बेसिकली नॉन एनवेल्प्ड वायरस में देखा जाता है। ठीक है, जो भी नॉन एनवेल्प्ड वायरस है उसमें वायरस होस्ट सेल को कैसे लीव करता है या कैसे छोड़ता है, बाय सेल बर्स्ट, या आप बोल सकते हो लाइसिस। ठीक है, तो सेल को पूरा बर्स्ट करके उसको बिल्कुल मार के फिर वो वहां से निकलता है। मगर एनवेल्प्ड वायरस में क्या होता है, यहाँ पे जो रिलीज का प्रोसेस है दैट इज द बर्डिंग। ठीक है, तो इसमें वायरस क्या करता है, अक्वायर करता है। ठीक है, जिस तरह से सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हुआ था ना वायरस के इन्वेल्प का, ठीक है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हुआ था वायरस के इन्वेल्प का, उसी तरह से जब ये एनवेल्प्ड वायरस होस्ट सेल से निकलने लगते हैं तो ये जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है इसी को क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं अपने बाहर। ठीक है, तो वायरस अक्वायर इट्स एनवेल्प, अपना एनवेल्प कहाँ से अक्वायर करते हैं ये वायरस, फ्रॉम द होस्ट मेम्ब्रेन एंड मे और मे नॉट किल द सेल। ये सेल को मार भी सकते हैं। ठीक है, एनवेल्प जो वायरस है वो सेल को मार भी सकते हैं या नहीं भी मार सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वायरस। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस में होगी या साइटोप्लाज्म में होगी, डिपेंडिंग अपॉन द वायरस। अगर डीएनए वायरस है तो न्यूक्लियस में जो रेप्लिकेशन होगी, अगर हमारा आरएनए वायरस है तो साइटोप्लाज्म में होगी। फिर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस, वायरस की प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, और फिर यहाँ पे जीनोम और जो भी स्ट्रक्चर प्रोटीन बने हैं वो असेंबली होके, देखो ये सेल मेम्ब्रेन थी होस्ट की, तो यहाँ से ये एनवेल्प्ड वायरस दिखाया गया है, तो फिर ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन को एनवेल्प की तरह यूज करके रिलीज हो जाता है और फिर दोबारा से नए सेल में अटैच करता है। तो ये साइकिल वायरस का चलता रहता है विद द न्यू सेल ऑफ द होस्ट। ओके, यहाँ पे टेबल की फॉर्म में मैंने आपके लिए ये सारा डाटा दिया है ताकि आपको रिमेंबर करने में आसानी हो। यहाँ पे हमने अलग अलग वायरल जीनोम देखे हैं, चाहे डीएनए हो, आरएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड हो, डबल स्टैंडर्ड हो, उनकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, की एंजाइम्स क्या रहेंगे, रेप्लिकेशन साइट कौन सी रहेगी, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो वो रेप्लिकेट कहाँ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर डीएनए है तो रेप्लिकेशन साइट न्यूक्लियस ही रहेगी, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो ये आपको इजी वे में याद हो जाएगा। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें
तो जिन वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो जो की एंजाइम वहाँ पे रोल प्ले करता है वो होता है होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हैं तो इसकी रेप्लिकेशन साइट जहाँ पे रेप्लिकेशन होगी दैट इज द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। ओके, तो ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा और फिर बाद में रेप्लिकेशन इसकी होगी। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि पॉजिटिव सेंस जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है ये डायरेक्टली एक्ट करता है एज एमआरएनए, तो ये पहले ट्रांसलेशन करेगा और फिर रेप्लिकेशन करेगा। जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसकी भी जो रेप्लिकेशन साइट है वो साइटोप्लाज्म रहेगी, और जो की एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज द आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फिर हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उन वायरस की बात करते हैं। तो उनकी भी जो रेप्लिकेशन साइट है दैट इज द साइटोप्लाज्म, और जो की एंजाइम है दैट इज अगेन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एरो बेसिकली यहाँ पे आना था। ठीक है, आपको पता है रेट्रोवायरस अलग तरह का एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं रेप्लिकेशन के लिए। तो रेट्रोवायरस पहले रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में करते हैं और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस में जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। ओके, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ये एरो यहाँ पे आएगा। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में वायरस का क्या यूज है। सबसे पहले यहाँ पे जो यूज दिया हुआ है दैट इज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या होता है, हम क्या करते हैं एक हेल्दी जीन को, ठीक है, एक हेल्दी जीन को क्या करते हैं हम इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन सेल में। ठीक है, हेल्दी जीन को ह्यूमन सेल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसकी जगह पे, अगर कोई ह्यूमन सेल में डिफेक्टिव जीन है या कोई फॉल्टी जीन है या कोई अनहेल्दी जीन है उसको रिप्लेस करने के लिए एक हेल्दी जीन का इंट्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो वायरसेस लाइक रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस आर यूज्ड एज वेक्टर्स टू डिलीवर थेराप्यूटिक जीन्स। ठीक है, तो ये होता है जीन थेरेपी जहाँ पे हम जीन को करेक्ट करते हैं। अगर कोई फॉल्टी जीन है तो उसको एक हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करने के लिए हम वायरसेस का यूज करते हैं एज वेक्टर्स। फिर हम बात करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो बैक्टीरियोफेज जिसमें हम लैम्डा फेज की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ये भी क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर अगर आपको नहीं पता है तो क्या होता है इसमें, क्लोनिंग वेक्टर किसके लिए यूज किए जाते हैं, टू कैरी द फॉरेन डीएनए। मानो कोई फॉरेन डीएनए है उसको आपने होस्ट सेल में डालना है फॉर द क्लोनिंग पर्पस, ताकि आप इस फॉरेन डीएनए की एग्जैक्ट बड़ी सारी कॉपीज को प्रोड्यूस कर सको। तो इस फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में डालने के लिए आप क्लोनिंग वेक्टर्स का यूज करते हो। तो वो क्लोनिंग वेक्टर्स हम किसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज को भी यूज कर सकते हैं इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है वायरस का जो यूज है वो पेस्ट कंट्रोल में भी किया जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जैसे बैक्यूलो वायरस की, पर्टिकुलरली एनपीवी दैट इज न्यूक्लियर पॉलीहेड्रस वायरस। ठीक है, बैक्यूलो वायरस में पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पॉलीहेड्रस जो वायरस है वो एज यूज किया जाता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्टिस लाइक कैटरपिलर। ठीक है, आपको पता है कैटरपिलर क्या होता है, लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई आर मॉथ। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर में एनपीवी वायरस को यूज किया जाता है एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर वायरस है वो कैटरपिलर्स को ही मारेगा, बाकी जो यूजफुल इंसेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए उनको नहीं मारेगा। इस वजह से क्या होगा, हमारे जो बेनिफिशियल जो हमारे इंसेक्ट है वो बच जाएंगे, हमारी फूड चेन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, और जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो आप बोल सकते हो कि बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे वो भी उससे भी हम बच जाएंगे। ठीक है, तो ये यूज हो गया यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स का। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव है टू केमिकल पेस्टिसाइड। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं कैटरपिलर को मारने के लिए तो कैटरपिलर के साथ साथ हेल्थ जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो भी मर जाते, और आल्सो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो हमारे खेतों के लिए या इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। ओके, नेक्स्ट वैक्सीन प्रोडक्शन में, ये तो आपको सभी को पता ही है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस में हमने देखा था, तो क्या किया जाता है वैक्सीन प्रोडक्शन में भी वायरस का बहुत बड़ा रोल है। वायरसेस लाइक वैक्सीनिया आर यूज्ड टू डेवलप वैक्सीन्स, एग्जांपल फॉर स्मॉल पॉक्स। ठीक है,
इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस सीजनल फ्लू वैक्सीन। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस किसके लिए यूज किया जाता है? जो फ्लू वैक्सीन है उसके लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है कि वायरस को, ठीक है, अब वायरस को कैसे हम वैक्सीन की तरह यूज कर सकते हैं कि जो भी वायरस के टॉक्सिन है या जो भी उनका, ठीक है, कोई कैप्सिड का पार्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, इस तरह से वीक किया जाता है कि वो हमारे में डिजीज ना कॉज कर सके, बल्कि हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको जनरेट कर सके, ताकि ये जो वायरस है जिसका ये पार्ट है, अगर जब वो उस समय जब वो वायरस सच में उस पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, जैसे हमारे कोरोना वायरस में हमारा हमने देखा, जब वो सच में इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या कर लेगा, बहुत जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा और इस पर्टिकुलर वायरस को मार देगा। ठीक है, तो ये वायरस पार्टिकल ही होते हैं जो वैक्सीन की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एंटीटोड्स वैक्सीन, एग्जाम्पल पॉक्स, मम्प्स, पोलियो, जॉन्डिस एक्स्ट्रा। डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय द डेड वायरस इन द ह्यूमन बॉडी एज वैक्सीन। ठीक है, वही मैंने आपको बोला, जो वायरस के पार्टिकल है उनको इतना वीक किया जाता है कि वो मतलब बड़ी ज़्यादा डिजीज ना कर सके, कॉज कर सके, बल्कि वो क्या कर सके, सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, तो एंटीडोट की तरह भी यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वायरस का यूज इन कैंसर रिसर्च एंड थेरेपी में। ठीक है, तो ऑन्कोलिटिक वायरस, ठीक है, ऑन्को वर्ड जब भी आता है तो वो कैंसर के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऑन्कोलिटिक वायरस में यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मॉडिफाइड हर्ब्स वायरस। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली किल करता है कैंसर सेल्स को। वायरल वेक्टर्स भी हमें हेल्प करते हैं टू स्टडी द ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स को स्टडी करने में, और ट्यूमर सप्रेसर्स को स्टडी करने में वायरल वेक्टर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक यूज क्या है, फेज थेरेपी। जैसे बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, जो वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस आर यूज टू ट्रीट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को को रोकने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियोफेजेस का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया। T2 जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो अटैक करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, जैसे कि ई कोलाई। ओके, अदर इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस की देखिए, हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस देखिए, तो वायरसेस जो है वो प्ले करते हैं वाइटल रोल टू अक्वायर नॉलेज अबाउट द ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन को स्टडी करने में हमें वायरस जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है, बिकॉज हमें पता है कि वायरस जो है इज बिटवीन द बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, बाउंड्री लाइन के बीच में जो है वायरस जो है वो प्रेजेंट है, या हम उसको ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड at the boundary line between living and non-living. They are useful in the disposal of salt water and fresh water ecosystem. तो ये जो वायरसेस हैं कई बार साल्ट वाटर या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। ये वायरस जो है रिड्यूस करते हैं अल्गल ब्लूम इन वाटर, एंड जो हार्मफुल प्लैंकटन होते हैं उनको भी, उनकी ग्रोथ को भी ये रोकते हैं। तो साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी कहीं ना कहीं ये बचाने का काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द ओंकोजेनिक प्लांट वायरस, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओंकोजेनिक प्लांट वायरस। ओके, तो जिस तरह से एनिमल सिस्टम में आप देखते हो, ठीक है, कैंसर होता है, वैसे प्लांट्स में वैसा नहीं होता है। ठीक है, मगर कुछ डिजीज होती है प्लांट्स में, तो वहाँ से ही ये कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो सम प्लांट वायरस क्या करते हैं, ट्यूमर लाइक या एबनॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं कैंसर के जैसे, तो इसलिए हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज द ओंकोजेनिक प्लांट वायरस। ओके, तो इस जो ट्यूमर लाइक या एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो इसको समटाइम्स कहा जाता है प्लांट ट्यूमर्स या हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ कहा जाता है। इसमें हमें जो मेजरली वायरस दिए हुए हैं, दैट इज द कुकुम्बर मोजाइक वायरस एंड कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, इन दोनों को हम अभी स्टडी करेंगे। अगर हम कुकुम्बर मोजाइक वायरस की बात करते हैं, तो ये पहली बार आइडेंटिफाई किया था किसने, डॉलिट एंड जैग ने इन 1916। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इन 1916 बाय डोलिटल एंड जैग। ठीक है, तो ये अबाउट 1200 स्पीशीज को इन्फेक्ट करता है, मोर देन 100 फैमिलीज। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट प्लांट वायरस माना जाता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में जो साइंटिफिक नेम है वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो कुकुम्बर मोजाइक वायरस दिया है तो आपको कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, दैट इज क्यूकुमिस, क्यूकुमिस सैटिवस।
ठीक है। क्यूकुमिस सैटिवस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कुकम्बर। ओके, देखो ये देखो कुकुम्बर की जो बेल होती है, ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे कुकुम्बर लगते हैं तो ये उसकी बेल है पर्टिकुलर। तो ये आप देख सकते हो, इसको कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस ने इन्फेक्ट किया है। ये आपको मोज़ाइक लाइक येलो और ग्रीन कलर के ये पैचेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमने टोबैको मोज़ाइक वायरस में देखा था, ठीक है। तो इस तरह से ये पत्तों को ख़राब कर देती है, और मतलब जो कुकुम्बर है उसके ऊपर भी ये पैचेस देखने को मिल जाते हैं, इस अगर ये डिजीज़ हुई है उस पर्टिकुलर प्लांट को तो, ठीक है। तो इस वायरस की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है। वायरस नेम तो अभी हमने देख लिया, दैट इज़ द कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस, ठीक है। फैमिली, जो फैमिली को ये बिलोंग करता है दैट इज़ द ब्रोमोविरिडाई, और जो जीनस को बिलोंग करता है दैट इज़ द कुकुमो वायरस, ठीक है। और जो इसका जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल आप बोल सकते हो, वो है ट्राईपार्टाइट सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें आरएनए के 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट होते हैं। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 डिफरेंट सेगमेंट है आरएनए के। होस्ट की बात कर लेते हैं। कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस जो है वो बड़े सारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। उसमें वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आ जाते हैं, और वीड्स जो हैं वो इस वायरस का पूल की तरह एक्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वायरस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले वेजिटेबल में कौन कौन सी वेजिटेबल को CMV जो है वो इन्फेक्ट करता है। कुकुम्बर तो आप सभी को पता ही है क्योंकि इसका नाम ही कुकुम्बर है, कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस है। टोमेटो को भी इन्फेक्ट करता है, पेपर को भी, लेटिस को भी, और स्पिनच को भी ये इन्फेक्ट करता है, पालक जो हमारा होता है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो ये बनाना को इन्फेक्ट कर जाता है, मेलन को, वाटरमेलन जो है उसको भी ये इन्फेक्ट कर जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो पेचूनिया, ट्यूलिप और लिली को भी ये इन्फेक्ट कर देता है, वहाँ पे मोज़ाइक लाइक पैटर्न बने। तो अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हमारा कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस है उसका जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली एफिड से होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एफिड्स हैं, तो एफिड से इसका जो ट्रांसमिशन होता है, इसका प्राइमरी वेक्टर जो होता है वो कौन है, एफिड्स है। एग्जाम्पल इसमें है माइजस पर्सिकी, ओके। तो जो एफिड्स है वो अक्वायर करते हैं वायरस को बड़ी जल्दी से, क्विकली, और इसको विद इन द मिनट्स उसको ट्रांसमिट भी कर लेते हैं। सीड ट्रांसमिशन में कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि सीड से ये जो पर्टिकुलर वायरस है वो ट्रांसमिट हो रहा है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में आ जाएगा कि अगर कंटामिनेटेड टूल है, ठीक है, अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो वो पर्टिकुलर टूल में अगर वो वायरस लग गया है, ठीक है, तो कुल्हाड़ी तो नहीं यूज़ करेंगे वैसे खोदने में, जो भी यूज़ करते हैं टूल एग्रीकल्चर में, अगर उसको लगा हुआ है तो वायरस उससे भी इन्फेक्शन कॉज कर जाएगा हेल्दी प्लांट्स को। और अगर किसी की हैंड में ये पर्टिकुलर वायरस लगा है और उसने हेल्दी प्लांट को टच कर लिया तो भी ये वायरल का ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन में आएगा, ओके। तो प्राइमरी वेक्टर इसका याद रखेंगे दैट इज एफिड्स। सिम्टम्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द होस्ट ये सिम्टम्स वेरी करते हैं, ठीक है। तो मोज़ाइक पैटर्न्स अभी आपने देखा ऑन लीव्स, जो कि लाइट और डार्क ग्रीन पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। लीफ डिस्टॉर्शन हो जाता है या कर्लिंग हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, जितनी उस प्लांट की एज है उतनी उसकी हाइट या आप बोल सकते हो लंबाई नहीं हो पाती है। येलो हो जाते हैं लीव्स, फ्रूट भी अच्छे से नहीं बन पाता है या उसका जो कलर है वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होती है प्लांट में, तो ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, मगर जो हमारा ये जो पर्टिकुलर कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस है इसमें भी ये ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो डायग्नोज कैसे कर सकते हो आप, विजुअल इंस्पेक्शन से, ठीक है। तो ये प्रिलिमिनरी होता है कि आंखों से देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है ऐसे मोज़ाइक लाइक पैटर्न बने हैं, तो हो सकता है इसको कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस ने इन्फेक्ट किया हो। अलाइसा टेस्ट कर सकते हो, RT-PCR भी कर सकते हो डायग्नोसिस के लिए, और इंडिकेटर प्लांट्स बायो से भी आप कर सकते हो। मैनेजमेंट और कंट्रोल, किस तरह से हम इस पर्टिकुलर वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर है, जो इसका प्राइमरी वेक्टर है दैट इज एफिड्स, उसको कंट्रोल अगर हम करेंगे तो काफ़ी हद तक इसका जो वायरस का कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ठीक है, तो वेक्टर कंट्रोल में जैसे मैंने आपको बोला कि एफिड्स की कंट्रोल के लिए हम रिफ्लेक्टिव मल्चिस का
यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव मल्चेस क्या होते हैं, ये प्लास्टिक की फिल्म हो सकती है या ऐसे लाइनिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्टिव मटेरियल का बना होता है ये, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट के ऊपर, ताकि जो लाइट का स्पेक्ट्रम है या इंटेंसिटी है जो लाइट की जो प्लांट तक आ रही है उसको अल्टर किया जा सके, ठीक है। तो उसकी वजह से भी पेस्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना कॉमन तो है नहीं, मगर दिया हुआ है तो आप याद रखिएगा। इंसेक्टिसाइडल सोप या ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट पे, ताकि इस पर्टिकुलर वायरस का कंट्रोल हो सके। हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस को रेजिस्टेंट हो या उसमें डिजीज़ ना काज कर पाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ अगर जो है हमारे प्लांट की अवेलेबल है तो हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। वीड्स को मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो वीड्स हैं, ठीक है, तो वीड्स हैं वो एक्ट कर रही हैं रिजर्वायर ऑफ द दैट पर्टिकुलर वायरस, ठीक है। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं वीड को, ठीक है। अगर आस पास अगर हमारे कुकुम्बर के पेड़ हैं या टोमेटो के पेड़ है, उसके आसपास कोई अगर वीड है तो उसमें वायरस हो सकता है, तो उसको अगर हम हटा देंगे तो भी चांसेस हो सकते हैं कि हम इस वायरस इन्फेक्शन को रोक सकें। रॉगिंग में आ जाएगा हमारा। रॉगिंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हम इन्फेक्टेड प्लांट्स को अर्ली स्टेज में ही क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्लांट में वायरस जैसे सिम्टम हैं कि इसको इन्फेक्ट किया हो सकता है वायरस ने, तो हम उसको पहले ही रिमूव कर देंगे ताकि बाकी प्लांट्स में वो फैले ना। सैनिटेशन की अगर आप कोई टूल्स यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर में, तो आप उसको अच्छे से सैनिटाइज करें, क्लीन करें, और ये भी ध्यान रखें कि वेट फील्ड्स में काम ना करें, ठीक है। बैरियर्स एंड ट्रैप्स, ठीक है, फिजिकल बैरियर्स है, येलो स्टिकी ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो आप एफिड्स को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये था इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, दैट इज़ द कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस। तो ये जो पर्टिकुलर वायरस है, ये कौन से मेंबर्स को, कौन सी फैमिली के मेंबर्स को इन्फेक्ट करता है, दैट ब्रेसिकेसी, ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स को ये कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस इन्फेक्ट करता है, जिसमें जो क्रॉप्स आ जाती हैं, दैट इज़ कॉलीफ्लावर आ जाता है, कैबेज आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ये कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस इनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मगर कुछ जो कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस के स्ट्रेन्स है, जैसे D4 और W260 हैं, ये कुछ सोलोनेसिस स्पीशीज़ को भी इन्फेक्ट करने में कामयाब होते हैं, जैसे कि जेड्रा, दतूरा और निकोटीना दिया हुआ है, ये उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर हम इस पर्टिकुलर वायरस की क्लासिफिकेशन देखें, तो ये वायरस जो है कॉलीमोविरेडी फैमिली को बिलोंग करता है। जीनस है कॉलीमो वायरस, और टाइप जो है आपको पता है ये प्लांट वायरस है, और इसका जो जीनोम है दैट इज़ द डबल स्टैंडर्ड DNA। पिछला जो हमने वायरस पढ़ा कुकुम्बर वाला, तो उसमें क्या था, RNA था ट्राइपार्टेट, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA है, किसमें, ये हमारे इस पर्टिकुलर कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस में, ओके। तो होस्ट इसका मैंने आपको बोला कि ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको हम क्रूसीफेरस प्लांट्स भी बोलते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह, इसको ये इस वायरस का होस्ट होता है, इनको ये इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो अगेन यहाँ पे भी एफिड्स का रोल है। एफिड्स, चाहे वो कैबेज एफिड्स हो या पीच एफिड्स हो, ये इस पर्टिकुलर वायरस को जो है आप बोल सकते हो स्प्रेड करने में या ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप देख सक रहे हो, ये जो पिक्चर लगाई हुई है, यहाँ पे देख सक रहे हो, इस तरह से अगर कोई इन्फेक्शन हुई है उसको, तो इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट। चलिए स्ट्रक्चर और जीनोम देख लेते हैं इस वायरस का। तो जीनोम है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA, और ये पैरा रेट्रोवायरसेस होते हैं, ठीक है। ये रेप्लिकेट करते हैं थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जस्ट लाइक रेट्रो वायरसेस, ठीक है। जैसे रेट्रो वायरस रेप्लिकेट करते हैं उसी तरह से रेप्लिकेट करते हैं, मगर एक डिफरेंस है कि रेट्रो वायरस में RNA पहले DNA में कन्वर्ट होता है, मगर इस पर्टिकुलर वायरस में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड जो DNA है वो RNA में कन्वर्ट होता है, और फिर DNA में कन्वर्ट होता है विद द वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो इसकी जो शेप है दैट इज द आइकोसाहेड्रल, ठीक है। आइकोसाहेड्रल जो शेप है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक 3D शेप है। क्या है, ये एक 3D शेप है, और इसमें अबाउट 20 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और साइज की बात करें तो अबाउट 50 नैनोमीटर का इसका जीनोम का साइज होता है।
सिम्टम्स देखते हैं तो सिम्टम्स सिमिलर ही हैं थोड़े। तो मोजाइक पैटर्न्स या मोटल्ड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ द लीव्स देखने को मिलेगी, लीफ कर्लिंग और डिफॉर्मेशन, रिड्यूस यील्ड, ठीक है, यील्ड जो है जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, नेक्रोटिक लेशंस और ऑन लीव सरफेस, ठीक है, नेक्रोटिक लेशंस क्या हो जाएंगे, ये छोटे छोटे आपको पैचेस देखने को वहां पे मिलेंगे। ओके, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो वायरस है हमारा कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ठीक है, तो ये सीरियस लॉस करता है क्रूसीफर क्रॉस में। जो भी हमने देखी क्रूसीफर क्रॉप किसको बोलते हैं हम, जो ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा कॉलीफ्लावर देखा, कैबेज वगैरह देखा, तो वहाँ पे ये सीरियस लॉस कॉज करता है उसकी क्रॉप यील्ड में। मगर ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूज यूज होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 35S प्रमोटर है इस पर्टिकुलर वायरस का, ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस का 35S प्रमोटर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में यूज किया जाता है टू ड्राइव हाई एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन्स, ठीक है, तो प्रमोटर की तरह इस पर्टिकुलर जो वायरस का जीन है वो यूज किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। आपको पता है प्रमोटर क्या होता है, ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, प्रमोटर अगर आपको पता हो सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प कौन करता है, प्रमोटर। तो ये जो पर्टिकुलर प्रमोटर है इस वायरस का दैट इज 35S, ये यूज किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में टू ड्राइव द हाई एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन्स। इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट देख लेते हैं। यूज वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, जिसमें वायरस ना हो वो वाला प्लांटिंग मटेरियल हम यूज करें। क्रॉप रोटेशन को यूज करें ताकि वायरस जब तक न्यू क्रॉप आए तब तक वायरस जो है काफी हद तक रिमूव हो जाए। एफिड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा अगेन, और इन्फेक्टेड प्लांट्स को जैसे मैंने वहाँ पे हमने रिमूव किया था यहाँ पे भी हम रिमूव कर सकते हैं ताकि हम वायरस को कंट्रोल कर सकें। और रेजिस्टेंट वैरायटीज अगर अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट तो वो भी हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट 1 जो है बॉटनी का वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये 4th लेक्चर है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा मगर हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी मैं वीडियोज़ को जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मेरा भी स्कूल होता है 10 to 4, तो अब मैं इसको थोड़ा मुझे काम था पिछले वीक तो इसलिए वीडियो लेट आ रही है, तो आप देखते रहिए चैनल, ठीक है। अगर लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।